हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई साड़ी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सालों पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में शिल्पा और सुरभि नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। शिल्पा के घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जैसे तैसे करके उसकी माँ घर का गुजारा चला रही थी। शिल्पा और सुरभि बहुत ही समझदार और सीधी साधी लड़कियाँ थीं। एक दिन दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। तभी शिल्पा सुरभि से कहती है, सुरभि चल माँ के कामों में हाथ बटा देते हैं। माँ बहुत देर से खेतों में अकेले काम कर रही हैं। हाँ दीदी, चलो चलते हैं। बातों बातों में तो ध्यान ही नहीं रहा कि माँ की मदद भी करनी है। इतना कहकर दोनों बहनें खेत में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती हैं। शिल्पा और सुरभि के घर के पीछे एक बहुत बड़ा और घना सा पेड़ था। उस पेड़ पर कभी भी कोई फल नहीं आता था और ना ही वो कभी सूखता था। एक दिन दोनों बहनें उस पेड़ को देखकर आपस में बात करती हैं। दीदी, ये पेड़ तो बहुत घना है, लेकिन आज तक मैंने इसमें कोई भी फल नहीं देखा। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है। कभी कभी तो ये पेड़ मुझे मायावी लगता है। तू खुद सोच, भला ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? किसी पेड़ में फल न आए और वो कभी सूखे भी ना? हाँ दीदी। तभी शिल्पा और सुरभि की माँ की आवाज आती है। अरे दोनों लड़कियों कहाँ पर हो? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही हो। अभी आई माँ। चल सुरभि, चल जल्दी, माँ बुला रही है हमें। अरे हाँ दीदी, मैं भी भूल गई थी। चलो जल्दी से चलते हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाती हैं और उनके साथ में काम करने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुरभि स्कूल जाती है और वो अपनी क्लास की लड़की के टिफिन में मूंग की दाल का हलवा देखती है। मूंग की दाल का हलवा देखकर सुरभि अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये तो दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अपने मन में इतना सोचकर सुरभि उस लड़की के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे टीना, तुम टिफिन में क्या लेकर आई हो? ये मूंग की दाल का हलवा है, मेरी मम्मी ने बनाया है। ये बहुत टेस्टी है, तुम भी खाओगी क्या? अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा सकती हो। इसके बाद सुरभि टीना का मूंग का दाल का हलवा खा लेती है। सुरभि को मूंग की दाल का हलवा बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद छुट्टी हो जाती है और सुरभि घर जाते जाते अपने मन में सोचती है, आज मैं भी माँ को मूंग की दाल का हलवा बनाने को बोलूँगी। ये कितना टेस्टी होता है। ये सब सोचकर सुरभि बहुत खुश हो रही होती है। घर जाकर सुरभि अपनी माँ को बोलती है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, क्या बात करनी है, बोलो। आज स्कूल में मेरी दोस्त टीना मूंग की दाल का हलवा लाई थी और मैंने भी उस हलवे को खाया। मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा। माँ, आप भी बनाओ ना मूंग की दाल का हलवा, प्लीज। नहीं बेटी, मैं नहीं बना सकती। लेकिन क्यों नहीं माँ, आप क्यों नहीं बना सकती? मूंग की दाल के हलवे में बहुत खर्चा लगेगा और मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी। जैसे तैसे करके हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हमारे लिए वही बहुत है बेटा। सुरभि अपनी माँ की बात समझ जाती है और उदास मन से वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद शिल्पा सुरभि के पास जाती है और उससे पूछती है, अरे सुरभि, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसके बाद सुरभि शिल्पा को सारी बात बता देती है। तभी दोनों की नजर एक घायल चिड़िया पर जाती है। अरे सुरभि, वहाँ देखो, चिड़िया के परों से खून आ रहा है। हाँ दीदी, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों उस चिड़िया के पास जाती हैं और उसे अपने घर ले आती हैं।
दीदी देखो तो, इसके पैर में कितना गहरा जख्म है। इसे तो देखभाल की बहुत जरूरत है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इस चिड़िया को अपने पास ही रखेंगे। उसके बाद दोनों बहनें चिड़िया के जख्मों पर दवाई लगा देती हैं और कुछ दिनों तक उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। ऐसे ही चिड़िया जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सुरभि, अब चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो गई है, इसलिए अब हमें इसे आजाद छोड़ देना चाहिए। हाँ दीदी, मैं अभी इसे आसमान की तरफ उड़ा देती हूँ। तभी वो चिड़िया बोलती है, नहीं रुको। अरे चिड़िया, तुम बोल भी सकती हो क्या? मैंने तो पहली बार इंसानों की तरह बोलती हुई चिड़िया देखी है। शिल्पा के इतना कहते ही चिड़िया परी के रूप में बदल जाती है। परी को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो परी है। हाँ, मैं एक परी हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप चिड़िया के रूप में क्यों थी? मैं चिड़िया के रूप में इसलिए घूम रही थी क्योंकि एक दुष्ट जादूगर मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने चिड़िया का रूप धारण कर लिया। तभी मुझे चोट लग गई और मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाई। लेकिन तुम दोनों ने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की, जिसकी वजह से आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और मैं अपने असली रूप में भी आ गई हूँ। अच्छा, अब आप जा रही हो क्या? मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को कुछ देकर ही जाऊंगी मैं। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लेकिन हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपसे क्या मांगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक जादुई साड़ी देती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर एक साड़ी प्रकट कर देती है। ये एक जादुई साड़ी है। तुम दोनों की सारी इच्छा ये पूरी कर देगी। जब भी तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम इस जादुई साड़ी से मांग लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे जब भी तुम दोनों से मिलने का मन करेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बहनें जादुई साड़ी लेकर अपने घर आ जाती हैं और उससे ढेर सारे पैसे मांगती हैं। दोनों बहनें उन पैसों से एक बड़ा सा घर खरीद लेती हैं। घर लेने के बाद दोनों बहनें जादुई साड़ी से और पैसे लेकर एक बड़ी सी फलों की दुकान खोलती हैं। उसके बाद दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से जीने लगती हैं। उस दिन से वो सभी अपना गुजारा अपनी दुकान में काम करके ही करते थे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माँ की जादुई साड़ी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राशि नाम की एक औरत अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए थे, जिस कारण वो कोई भी कामकाज नहीं कर पाता था और घर चलाने के लिए राशि को घर घर जाकर दूसरों का काम करना पड़ता था। वो सुबह अपनी बेटी को स्कूल भेजकर लोगों के घरों में काम काज करने के लिए चली जाया करती थी। वो अपने पति का इलाज भी करवा रही थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। अब राशि के पास बचा कुचा जो भी पैसा था वो सब घर खर्च और दवाइयों में खत्म हो जाता है। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। राशि को घर घर जाकर काम करते हुए देखकर रमन बोलता है, आज तुम्हें ये दिन मेरी वजह से ही देखना पड़ रहा है। कहा मैं तुम्हें रानी की तरह रख रहा था और आज देखो तुम्हें नौकरों वाला काम करना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। तुम्हें ऐसी हालत में तो देखना नहीं पड़ता ना। आप अपने आप को मत पूछिए, भविष्य में क्या होने वाला है
ये हमें कैसे पता होगा? जैसे आपको मुझे इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मैं भी आपको इस हालत में नहीं देख सकती। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके पैर जल्दी से ठीक हो जाएं। राशि बहुत ही धार्मिक औरत थी। वो हर शनिवार को मंदिर में जाकर अपने पति रमन के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन राशि घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी माँ के दिए हुए एक संदूक पर पड़ती है। राशि को अचानक अपनी स्वर्गवासी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, मैं तुम्हें ये संदूक आशीर्वाद के रूप में दे रही हूँ। संदूक को तुम तभी खोलना जब तुम पर कोई मुसीबत आए। माँ की बातों को याद करके राशि मन ही मन बोलने लगी, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? मेरे पति बिस्तर पर पड़े हुए हैं। घर का खर्चा जैसे तैसे चल रहा है, जहाँ 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं हो पा रहा। शायद ये संदूक खोलने का सही समय आ गया है। राशि ने संदूक के पास जाकर उस संदूक को खोला। संदूक में एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी थी। राशि को संदूक में साड़ी देखकर बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर बोली, एक साड़ी, एक मामूली साड़ी मेरी मुसीबतों को कैसे दूर करेगी? मैंने कितनी उम्मीदों के साथ इस संदूक को खोला था। सोचा था कि इसमें पैसे या जेवर होंगे, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक मामूली सी साड़ी है। अब मैं क्या करूं? एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई है। राशि गुस्से में वो संदूक बंद कर देती है। तभी अचानक से वो साड़ी चमकने लगी। चमकती हुई साड़ी को देखकर राशि घबरा जाती है। अरे, ये साड़ी अचानक से चमकने कैसे लग गई? राशि वो साड़ी अपने हाथ में लेती है। साड़ी हाथ में लेते ही साड़ी के नीचे एक चिट्ठी होती है। वो चिट्ठी उसकी माँ की होती है। उसमें लिखा था, बेटा, जैसे ही ये साड़ी तुम्हें मिलेगी, तुम इस साड़ी को पहन लेना। साड़ी को पहनते ही साड़ी का चमत्कार शुरू हो जाएगा। ये एक जादुई साड़ी है जो मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में दी है, जो कि कभी भी तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ सकती है। और ये साड़ी मुझे एक बाबा ने दी थी जब मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी। राशि वो चिट्ठी पढ़ते ही वो साड़ी पहन लेती है। यहाँ राशि साड़ी पहनती है और वहाँ उसके पति का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो आवाज लगाकर बोलता है, अरे राशि, ये तो कमाल हो गया। देखो, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। मुझे तो लगता है हमारी प्रार्थना भगवान ने आज ही सुन ली। ये चमत्कार हमारी प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इस साड़ी की वजह से हुआ है। ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने आशीर्वाद के रूप में दी थी। जादुई साड़ी मिलते ही राशि और रमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब राशि जादुई साड़ी से जो भी मांगती, जादुई साड़ी उसे पूरा कर देती थी। रमन भी अब पहले जैसे नौकरी करने लग गया था। राशि भी भविष्य के बारे में सोचकर एक दुकान खोल लेती है। एक दिन राशि की पड़ोसन अदिति उसकी साड़ी के चमत्कार को देख लेती है और वो मौका पाकर राशि के घर से उसकी माँ की दी हुई जादुई साड़ी को चुराकर अपने घर में ले आती है और घर ले जाकर उस जादुई साड़ी से बोलती है, हे जादुई साड़ी, मुझे सोना, चांदी, हीरे, मोती और बहुत सारे रुपए दे दे। मेरा सारा घर धन दौलत से भर दे और घर में बहुत उजाला कर दे। अदिति बड़ी ही गंभीरता से साड़ी की तरफ देखती रही, लेकिन कोई भी जादू नहीं हुआ। ये देखकर अदिति गुस्से में आ गई और गुस्से में आकर जादुई साड़ी से वो बोलती है, मुझे तो तू कुछ भी नहीं दे रही है, अब मैं तुझे ही नष्ट करके रख दूंगी। अदिति उस साड़ी में आग लगा देती है और देखते ही देखते आग बहुत तेज जलने लगती है।
उसके घर के सभी पर्दे आग में जलने लगते हैं। पूरा घर जलने लगता है और जादुई साड़ी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। अब अदिति जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे अरे बचाओ, मेरे घर में आग लग गई। अरे देखो कोई, अरे मेरा घर जल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई तो बचा लो, नहीं तो मैं जलकर मर जाऊंगी। अदिति की चीख चिल्लाहट सुनकर साड़ी मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम मुझे जलाने चली थी ना? अब देखो, इस आग से तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है। इतना कहकर वो जादुई साड़ी वहाँ से उड़कर सीधा राशि के घर पर पहुँच जाती है और अदिति को अपनी करनी का फल मिल जाता है और वो जादुई साड़ी राशि की बहुत ही अच्छी सहेली बन गई। प्रतापगढ़ नाम के एक शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ का निधन हो गया था, जिस वजह से उसके पिता ने उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उर्मिला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम आरुषि था। आरुषि की हाइट बहुत कम थी और वो दिखने में भी थोड़ी सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला मीरा से बहुत जलती थी। ये मीरा की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सांवली और बौनी है। काश मेरी बेटी भी इस मीरा की तरह सुंदर होती। वहीं आरुषि बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो मीरा को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी और हमेशा उसके साथ में खेलती थी और उसके काम में भी उसकी बहुत मदद करती थी। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन आरुषि, तू इस मीरा की बच्ची के साथ मत रहा कर। ये लड़की अच्छी नहीं है। ये सिर्फ हमारी नौकरानी है और नौकरानी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? मीरा मेरी छोटी बहन है। उर्मिला मीरा से घर का सारा काम करवाती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। अरे ओ मीरा की बच्ची, मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहा कर। आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलती हुई नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, मैं अभी सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। सारे घर की साफ सफाई अच्छे से करना और बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सबसे पहले वो कपड़े धो, समझी? उसके बाद उर्मिला बाजार चली जाती है। मीरा घर का सारा काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर आरुषि आ जाती है। अरे तुम अकेले काम क्यों कर रही हो? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो। माँ बहुत गुस्सा होंगी। अगर उन्होंने आपको काम करते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और माँ तो अभी आई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आरुषि और मीरा मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन कलमोही, ये मेरी बेटी की ड्रेस है, इसको अच्छे से धोकर प्रेस कर। शाम को हम पार्टी में जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी शाम को? अरे तुझे किसने कहा कि हम पार्टी में तुझे भी ले जा रहे हैं? तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। आरुषि बड़ी हो गई है, वो पार्टी वगैरह में जाएगी तो सबकी नजरों में आएगी और उसके लिए अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो आरुषि की ड्रेस पर प्रेस करने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया? अब तो माँ मेरी जान ले लेंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला और आरुषि आ जाती हैं। अरे मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं हुई क्या अभी तक? माँ वो। अरे क्या वो कर रही है?
क्या बात है, बता मुझे। माँ, वो थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसे खींच कर 2 चांटे मारती है। हरामखोर नालायक, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है। मैं तुझे पार्टी में नहीं लेकर जा रही हूँ ना, इसीलिए तूने ये सब किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पता नहीं माँ, अचानक से कैसे जल गई ये ड्रेस। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पार्टी में आप लोग चले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, तू घर पर रहे और आराम कर। और तू नालायक लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। कुछ दिनों बाद, अरे ये देखो, हमारी बेटी आरुषि के लिए रिश्ता आया है। शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा मीरा के पास जाती है। सुन मनहूस लड़की, सारा काम अच्छे से करना है और पूरे घर को चमका कर रख। शाम को मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और हाँ, लड़के वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा लड़की, समझी? आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, सब बहुत अच्छा होगा। मैं कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखूंगी माँ। उसके बाद मीरा अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम में लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, हम यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ जी बहन जी, आइए अंदर चलिए बहन जी। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि चाय लेकर बाहर आती है। ये देखिए, ये मेरी बिटिया आरुषि है। हम इसी के रिश्ते की बात कर रहे थे। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती। अरे बेटा, आप मेरी बेटी की शक्ल पर मत जाओ। मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है और साथ ही साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सब कर लेती है। वहीं मीरा चुपके से सब कुछ देख लेती है। तभी लड़के की नजर मीरा पर पड़ जाती है। माँ, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वो जो सीढ़ी के पास खड़ी है। ये सब देखकर मीरा वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? माँ ने बाहर आने के लिए मुझे मना किया था। अब अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। बहन जी, आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी तो एक ही बेटी है। माँ, मैंने वहाँ पर अभी एक लड़की को देखा था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो मेरी छोटी बहन है। मैं अभी उसे बाहर लेकर आती हूँ। फिर आरुषि मीरा को बाहर लेकर आती है। लड़के वाले मीरा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर लड़के वालों के जाने के बाद, क्यों रे मनहूस, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी शक्ल बाहर मत दिखाना, फिर तू बाहर कैसे आ गई? अरे तुझसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? इस बार मीरा आरुषि को भी एक चाटा मारती है और आरुषि रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैंने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है और तूने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ उससे छीन ली। अगर शर्म है तो कहीं डूब कर मर जा। मीरा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। बिटिया, तुम रो क्यों रही हो बिटिया? माँ, मैंने अपनी बड़ी बहन की सारी खुशियाँ छीन ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी बहन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएं। मेरी मदद करो माँ, प्लीज मेरी मदद करो।
तभी मीरा की माँ अपने जादू से 2 जादुई साड़ियाँ प्रकट करती हैं। बिटिया, तुम इन दोनों साड़ियों में से एक साड़ी अपनी बहन को दे देना और एक साड़ी तुम खुद रख लेना, लेकिन ये साड़ी सिर्फ एक बार ही अपना काम करेगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मीरा वो साड़ियाँ लेकर अपनी बहन के पास जाती है। मेरी बहन, ये जादुई साड़ी है, इसे पहन लो बहन। अरे कहाँ मर गई ये मीरा की बच्ची, इधर आ। मीरा भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। ये देख, तेरे लिए बहुत ही अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ। कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तू जल्दी से ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा ले। मीरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर वो क्रीम लगा लेती है। क्रीम को लगाते ही मीरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उधर साड़ी पहनते ही आरुषि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और अचानक से उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। ये देखकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है। क्या मीरा ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर उर्मिला अपनी बेटी आरुषि को वो सारी बातें बताती है। दोनों भागी भागी मीरा के कमरे में जाती हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मीरा जल्दी से अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, मुझे पहले की तरह खूबसूरत कर दीजिए। मीरा के इतना कहते ही मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद से उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।